हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। विजयी भव, बी विक्टोरियस। तो चलिए आज की क्लास हम शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नदियाँ और अफवाह तंत्र। आप अपनी किताब और एक पेन अपने साथ लेके चलिए, क्योंकि मैं केवल इस किताब पर डिपेंड नहीं रहूंगी। मैं इस किताब के अलावा अन्य जो मध्य प्रदेश की किताबें हैं, जिनमें इस किताब के अलावा कुछ फैक्ट दिए गए हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो साइड में लिखवाते चलूंगी। तो अब हर पेज पर वो चीज लिखते चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में कौन सी नदियाँ किस दिशा में प्रभावित होती है। ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी अच्छा है। जब आपके पास कोई क्वेश्चन आएगा मेंस में, तो आप इसमें ग्राफ्स का यूज अच्छे से कर पाएंगे इस बुक की मदद से। तो उत्तर में प्रभावित होने वाली जो नदियां हैं वो है चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती सिंध, बेतवा, केन और टोंस। एक बार हम मैप पे भी देख लेते हैं। ये हमारी चंबल है, ये हमारी शिप्रा है। शिप्रा लगभग ये हमारा जो उज्जैन वाला क्षेत्र है, यहाँ से बहेगी। जो काली सिंध है वो हमारे देवास से बहेगी। पार्वती नदी जो है वो हमारे सीहोर से होकर गुजरेगी। और सिंध नदी जो है ये सिंध नदी रही हमारी। बेतवा आपको क्लियरली दिख रही है, केन नदी आपको दिख रही है, और तमसा नदी या टोंस नदी भी आपको दिख रही है। सेकेंड हमारा पूर्वी क्षेत्र। तो पूर्वी क्षेत्र में सोन नदी बहती है। सोन में आकर उसकी टेरिटरी होती है, जोहिला वो मिल जाती है। और एक और नदी है जो कि है महान नदी। फिर हम पढ़ने वाले हैं कि कौन सी नदियां दक्षिण में प्रभावित होती हैं। तो दक्षिण में प्रभावित होने वाली नदियां हैं वेनगंगा नदी, दूसरी है वर्धा नदी, पेंच जो कि छिंदवाड़ा से निकलेगी। इसके बाद में प्राणहिता। आप सोचेंगे ये प्राणहिता क्या है, तो ये जो वर्धा और वेनगंगा का संगम है, इसी को आगे चलकर प्राणहिता कहा जाता है। इसके बाद में हमारी पेंच भी हो गई है, वर्धा भी हो गई। कान्हन नदी भी हमारी दक्षिण दिशा में ही प्रभावित होती है। अब हम पश्चिम दिशा में जो नदियां प्रभावित होती है, मेंस में ये क्वेश्चन बनता है, हमेशा 7 मार्कर में पूछा जाता है मोस्टली, कि पश्चिम में प्रभावित होने वाली नदियों को लिखिए। तो आपको क्या करना है, इन तीनों नदियों में कंटेंट को बांट देना है और एक मैप छोटा सा साइड में बना देना। तो आपको 7 मार्कर बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली तो हमारी नर्मदा मैया, दूसरी हमारी माही नदी, और तीसरी हमारी ताप्ती जो कि नर्मदा के समांतर बहती है। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ फैक्ट बताने वाली हूँ, वो आप लिखते जाइएगा। तो पहला फैक्ट है कि मध्य प्रदेश का पहला इंटर वैली प्रोजेक्ट कौन सा है। तो नर्मदा की सहायक नदी है चोरल नदी। कौन सी नदी? चोरल नदी। तो चोरल नदी पर मध्य प्रदेश का पहला इंटर वैली प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके बाद में पंच नदा जो है, यहाँ इटावा करके एक जगह है ग्वालियर में, सॉरी यूपी में। तो वहां पर पंचनदा नाम से 5 नदियों से मिलकर बनती है। पहली तो हमारी यमुना आती है, दूसरी हमारी कुंवारी आती है, और पाउच, काली सिंध मिलती है, और हमारी चंबल। तो ये 5 नदी यहाँ पर आकर मिलती है, इस कारण इसको पंच नदा कहा जाता है। तीसरा फैक्ट मैं आपको बताऊं तो वो ये कि नर्मदा की जो एक धारा है, उसको ओमकारेश्वर में क्या कहा जाता है? कावेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कावेरी। कावेरी एक दूसरी नदी भी है, लेकिन केवल ओमकारेश्वर में एक धारा नर्मदा की, जिसको क्या कहा जाता है? कावेरी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन जाता है। अब छिंदवाड़ा, जो छिंदवाड़ा है, ये सारे फैक्ट आप लिखते चल रहे हैं आई होप, क्योंकि मैं मिटाते जाऊंगी। मेरे पास वो पेन अभी उपलब्ध नहीं है जिससे मैं छोटे छोटे लिख पाऊँ। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कुल बेहरा को कहा जाता है। यहाँ पर है हमारा छिंदवाड़ा, ये है हमारा छिंदवाड़ा, और इसकी जीवन रेखा कहा जाता है कुल बेहरा को। किसको? कुल बेहरा को। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब कुछ एक फैक्ट हैं कि मध्य प्रदेश से कई नदियां उद्गम होती है, इसलिए इसको नदियों का मायका कहा जाता है। इतना सिंपल प्रश्न तो मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, लेकिन कभी पूछ ले इजी क्वेश्चन में तो याद रखना। अब 5 सबसे बड़ी नदियां, इनकी आपको लेंथ याद कर लेनी ही है। तो 13-12 नर्मदा, 13-12 नर्मदा बहुत इजी है कि 13 क्या जाता है, मेरी मैया है नर्मदा, तो 13-12 नर्मदा। चंबल 3-6-5, यहाँ 13-12 हुआ है, यहाँ 6-5 होगी, नहीं 6-5 होगा, नहीं 6-5 होगा। तो चंबल की कैसे याद रखी हमने कि नहीं, नो मतलब नहीं, 6-5 होगा। ठीक है, अब सोन नदी हमारी आती है। सोन नदी 780, सोन नदी क्या है? 780 है। सोन नदी क्या है?
780 है। ये क्या हो गया 780, ठीक है। 5 6 नहीं है, नहीं, क्या है 6 5 है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि नहीं 780 है। सोन नदी की लंबाई कितनी है 780 है। ऐसे ही आपके माइंड में एक मैप बनाते चलिए तो आपको याद होता जाएगा। ताप्ती नदी 724 किलोमीटर, ताप्ती नदी कितनी है 724 किलोमीटर है, कितनी है 724 किलोमीटर है। 590 है हमारी बेतवा, कितनी है 590 है हमारी बेतवा। अब एक बार फिर से जल्दी से पढ़ लीजिए तो अभी यहीं याद करते चलिए इन चीजों को। चलिए, नर्मदा कितनी है हमारी 13, बोलिए मेरे साथ 13, 12 नर्मदा, नहीं 6 5 हमारी चंबल है, 780 हमारी सोन है, 724 हमारी ताप्ती है और 590 हमारी क्या है बेतवा है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। चलिए अब हम शुरू करने वाले हैं हमारी चंबल नदी को। तो चंबल नदी का सबसे पहले किसी भी नदी में जो हम चीज पढ़ते हैं वो है उद्गम, और इसी तरीके से आपको मेंस का उत्तर भी लिखना है। अगर 7 मार्कर में चंबल नदी आती तो इसी प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले हम उसका ओरिजिन लिखेंगे, उसकी लंबाई लिखेंगे कि भाई लंबाई कितनी है। लंबाई के बाद हमको टेरिटरी लिखना है। पहले हम मुहाना नहीं लिखेंगे, पहले टेरिटरी लिखेंगे, परियोजनाएं लिखेंगे, जलप्रपात, विशेष तथ्य करके फिर हम इसका मुहाना लिखेंगे लास्ट में, और हो सके तो मुहाना लिख के फिर विशेष तथ्य लिखना। ये 7 मार्कर में बढ़िया चीज हो जाएगी हमारी। हिंदी मीडियम के लिए तो ये बुक बहुत अच्छी है। इंग्लिश मीडियम वाले भी हम क्योंकि मध्य प्रदेश में रह रहे तो हम इतना तो हिंदी और इंग्लिश में चेंज करना जानते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ रहे हैं चंबल नदी। तो हमने देख लिया था कि भैया इसकी जो ओरिजिन है वो जानापा पहाड़ी महू इंदौर से हुआ है। नहीं 6 5 हमने इसकी लेंथ भी याद कर ली है। माउथ कहाँ है इसका, इटावा यमुना में जाके मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदियों की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली है शिप्रा नदी। अब शिप्रा नदी में सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि शिप्रा नदी तो भैया उज्जैन से निकली है। तो नहीं, ये उज्जैन से नहीं निकली है, ये निकली है हमारे इंदौर के काकड़ी बडरी पहाड़ी से निकली। सबसे ज्यादा गलती बच्चा यहीं आकर करता है, ठीक है। मालवा की गंगा किसे कहा जाता है, दूसरा प्रश्न शिप्रा से बन सकता है। तो मालवा की गंगा कहा जाता है हमारी शिप्रा को। अब आपका लिखने का काम शुरू होता है कि इसके अन्य नाम क्या क्या है। तो इसके अन्य नाम, पहला तो है अमृत श्रृंगा, क्या है अमृत श्रृंगा। दूसरा है मोक्षदायिनी, क्या है पहला तो अमृत श्रृंगा, अमृत श्रृंगा। दूसरा है मोक्षदायिनी, आप लिखिए मैं बोल रही हूँ कनक श्रृंगा। और इसकी ट्रिब्यूटरी है जय जयंती। कौन सी है इसकी ट्रिब्यूटरी, जय जयंती, जो भी इंदौर से ही निकलती है। चलिए हमने शिप्रा नदी भी अच्छे से कर ली है। अगर कभी 2 मार्कर में या 7 मार्कर में इसकी ट्रिब्यूटरी आ जाए तो आप लिख सकते हो। शिप्रा को 2 मार्कर में पूछ ले तो भी आपके पास अच्छा खासा कंटेंट हो जाएगा। पहला आप ओरिजिन लिख दोगे, इसके बाद में फिर इसकी सहायक नदियां लिख दोगे, इसके बाद में फिर आप इसके अन्य नाम लिख के इसका जो माउथ है वो लिख देंगे, और इसके बाद में फिर इसकी विशेष तथ्य करके आप मालवा की गंगा लिख सकते हैं। चलिए अब दूसरी नदी जो पहले तो शिप्रा मिल गई, दूसरी मिलेगी शिवना नदी। अब शिवना नदी का उद्गम होता रतलाम से है। पहला क्वेश्चन जो सबसे पहला बनेगा, इसका उद्गम कहाँ से होता है। बच्चे यहाँ गलती करके आ जाते हैं मंदसौर, क्योंकि हमने बचपन से पढ़ रखा है कि शिवना के तट पर मंदसौर है तो मंदसौर ही लगा के आ जाते हैं। लेकिन नहीं, इसका जो उद्गम है वो रतलाम से होता है। मंदसौर जो है इस नदी के तट पर है जहाँ पर पशुपतिनाथ का मंदिर है, ठीक है। अब तीसरा आती है हमारी काली सिंध नदी, जो कि निकलती है देवास से। अब देवास की बागली तहसील के बरझारी गांव से इसका उद्गम होता है, जिसकी सहायक नदी है लखुंदर, नेवज और परवान, ठीक है। लखुंदर, नेवज और परवान, क्या है लखुंदर, नेवज और परवान, ठीक है। नेवज, लखुंदर, परवान, परवाह ही नहीं है, काली सिंध की किसी को परवाह ही नहीं है। लखुंदर लाख देने वाली है ये तो, नेवज, और इसकी बात में कोई वजन ही नहीं मानता। देखो ये जो काली सिंध है ना वो लाखों की देने वाली है, लेकिन इसकी जो बात है उसमें कोई वजन ही नहीं मानता और इसकी तो कोई परवाह ही नहीं करता है। तो काली सिंध की हमको टेरिटरी याद हो गई, हालांकि टूटी फूटी ट्रिक है लेकिन फिर भी याद हो गई है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पार्वती का, जो पार्वती नदी है इसके बाद में मिलती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो आष्टा सीहोर से इसका उद्गम होता है। अब इसका उद्गम हमने पढ़ लिया। इसके बाद में हमारी सीप नदी आती है। सीप नदी का जो उद्गम है वो होता है श्योपुर से।
ये इस तरीके का हमारा मध्य प्रदेश है। तो हमारी जो चंबल है वो ऐसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश से निकलेगी, फिर राजस्थान में जाएगी, फिर से मध्य प्रदेश में आके फिर यूपी में जाएगी। तो इस तरीके से जो है नदियां मिल रही है, ठीक है। इस तरीके से ये मैप है। और ये यहाँ पर हमारा यूपी यमुना नदी। अब हमने सी पढ़ ली कि श्योपुर से इसका ओरिजिन होता है और बंजारा बांध इस पर स्थित है। कौन सा बांध स्थित है? बंजारा बांध स्थित है। अब हमारी आती है बनास नदी। बनास नदी, अब हमारी बनास नदी यहाँ पे मैप में भी तुमको देखना पड़ेगा ना। तो बनास नदी का जो उद्गम है ये अरावली पर्वत श्रेणी राजस्थान से होती है। एकमात्र ऐसी सहायक नदी चंबल की जिसका ओरिजिन राजस्थान से हो रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी सहायक नदी है ये हमारे जो चंबल है उसकी, ठीक है। अब हमारी आती है कूनू, जो कि कूनू हम पढ़ चुके हैं। कूनू नेशनल पार्क हमको पता ही है कहाँ पर है, शिवपुरी में। तो इसका उद्गम भी शिवपुरी के पठार से ही होगा। अब इस नदी के किनारे पालपुर कूनू वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है। हमने कूनू भी देख ली। हमारी सहायक नदियां बहुत अच्छे तरीके से हो गई है। अब कुछ एक फैक्ट में एक्स्ट्रा इस बुक के अलावा आपको बता देती हूँ, तो वो आप पढ़ लीजिए कि भैया जो हमारी बनास नदी है इसको कहा जाता है होप ऑफ राजस्थान। क्या? होप ऑफ राजस्थान, ठीक है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, चंबल की परियोजनाएं देख लेते हैं। तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है। कौन कौन सी है? गांधी, राणा, जवार, ठीक है। गांधी, राणा और जवार। गांधी सागर परियोजना जो है हमारी वो मंदसौर में है। ये रही हमारी गांधी सागर परियोजना, क्योंकि चंबल ये निकली और ऐसे करके से जाएगी। तो यहाँ पर गांधी सागर परियोजना हो गई। अब हम इसके फैक्ट एक्स्ट्रा में आपको लिखवाने जा रही हूँ, वो आप लिखते चलिएगा, ठीक है। पहले मैं आपको मैपिंग करवा देती हूँ। ये है आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान, ठीक है। ये है कोटा राजस्थान, ठीक है। तो गांधी, राणा, जवार, ठीक है। गांधी, राणा और जवार, ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो मैं आपको बता देती हूँ, आप लिख लीजिए। यहीं पर आप बनाएंगे ऐसा बॉक्स। मैं इतना छोटा छोटा नहीं लिख पाऊंगी, लेकिन आपको इस तरीके का एक बॉक्स बनाना है और ये आपकी बुक में आराम से बन जाएगा। तो इस तरीके का आपको एक बॉक्स बनाना है। एक मिनट रुकिए, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा नहीं होगा ये फिर से मुझे बनाने दीजिए। ये हमारा बॉक्स है, थोड़ा सा बड़ा बॉक्स बनाएंगे आप इस तरीके से, माफ कीजिएगा। इस तरीके से आप बॉक्स बनाएंगे। ये आपने बॉक्स बनाया। इधर आप लिखेंगे ईयर, ईयर करके आप लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे हाइट और तीसरा आप लिखेंगे पावर, कि कितनी पावर ये उत्पन्न करती है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं है, आप सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको ईयर में क्या लिखना है? जो गांधी सागर है, गांधी सागर की ईयर में लिखना है आपको 1960। क्या लिखना है? 1960। दूसरा बहुत इजी है, 1970। दूसरा क्या है? 1970। तीसरा क्या है? 1972। क्या है? 1972। 1960, 1970, 1972। मैं मेंस की तैयारी भी आपकी कराती चल रही हूँ। हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत ज्यादा फायदा है कि मैं मेंस की तैयारी भी, जो भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं वो कराती चल रही हूँ। और मेरा इतनी जल्दी इन चीजों को शुरू करने का मोटिव भी यही है कि आपकी मेंस की तैयारी भी अच्छे से हो जाए। ये ईयर वाली जो चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई है। एक बॉक्स और बनाइएगा आप नीचे, उसमें 1960 में ही 1960 लिखकर आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर इनके नीचे, यहाँ पे ये बिंदु बनाकर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है कोटा बैराज। कोटा बैराज एक बैराज भी बना था 1960 में, जब हमारी गांधी सागर परियोजना बनी थी, ठीक है। अब हम सेकेंड बॉक्स भरने जा रहे हैं। हमारा सेकेंड बॉक्स में हम भरेंगे हाइट, ठीक है। तो हाइट, इसकी जो हाइट है, जो इसकी जो हाइट है वो कितनी है? वो है 64 मीटर। कितनी है? 64 मीटर। इसकी कितनी है? 54 मीटर है। बहुत इजी है याद करने में। और इसकी है 44 मीटर, ठीक है। तो जवाहर सागर सबसे छोटा है, उसके बाद राणा सागर आता है, उसके बाद में गांधी सागर आता है। 10 10 10 ऐड कर दीजिए। हाइट बहुत इजी याद हो जाता है, और जो हमारा ईयर है वो भी जल्दी याद हो जाता है, क्योंकि 1960, 1970 और 1972 ये याद हो जाता है हमको। अब इसमें पावर याद करने में थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन वो भी इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए हम इसकी जो है पावर जनरेशन भी देख लेते हैं कि कौन सी परियोजना कितना ज्यादा पावर जनरेट करती है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अब हम पावर जनरेशन को। तो ये जो है ये पावर जनरेट करती है 115 मेगावाट का। कितना?
115 मेगावाट को। आप ये तीसरे बॉक्स में पावर बनाकर लिखिएगा, ठीक है। मेरे पास इतनी छोटी अक्षर नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए मेरे को इतना वो लग रहा है। इसमें आप क्या लिखेंगे, 172 मेगावाट, क्या लिखेंगे, 172 मेगावाट। इसमें आप क्या लिखेंगे, 99 मेगावाट, ठीक है। अब ये माइंड मैप में मैं आपको याद करवा दूंगी, अभी आप चिंता मत करिए, आप एक बार लिख लीजिए। लिख ली अपनी चीजें, अब याद कराने की जिम्मेदारी मेरी, मैं मिटा रही हूँ इसको याद, क्योंकि मुझे याद कराना है, आपको रटवानी है ये चीजें। चलिए, तो सबसे पहले हमको ये पता चल गया कि गांधी सागर मंदसौर मध्य प्रदेश में है। हमने ये देख लिया कि राणा सागर चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। हमने ये भी देख लिया कि जो हमारा जवाहर सागर है वो कोटा राजस्थान में है। हमने इनकी जो है ईयर भी देख ली है, हमने हाइट भी देख ली, और हमने देख ली पावर। सबसे पहले तो हमको ईयर याद हो गया कि 1960, 1970, 1972। बोलिए मेरे साथ, 1960, 1970, 1972। हाइट हमने देख ली, नीचे से शुरू करेंगे, 44, 54 और 64। फिर हमको पावर, तो सबसे पहला जो गांधी सागर है वो दूसरे नंबर पे आता है, 115 मेगावाट का है ये। 115 याद करो जल्दी, 115, 115, गांधी जी 115, गांधी जी 115, राणा 172। ऐसा याद कर लो कि 172 किलो की जो है चीजें हमारे राणा पहनते थे, ठीक है। और जो जवाहर जी है वो तो 99 पे ही रह गए, जो जवाहर जी है वो तो कितने पे रह गए, 99 पे ही रह गए, ठीक है। 115, 172 और 99। अब आपको लगेगा कि मैम आप तो इतना सब पढ़ा रही हैं, पर ये बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि आपका मेंस भी कंप्लीट कराते चल रही हूँ मैं, ठीक है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ चंबल नदी पर कितने जलप्रपात हैं। तो चंबल नदी पर पहला इंदौर में है झाड़ीदह, दूसरा है शीतला माता इंदौर, तीसरा भी आप पाताल पानी कर लीजिए, क्योंकि पाताल पानी भी ऐसे ही लगता है कि जो इंदौर में ही इस पर ही इसी नदी पर है। तो पाताल पानी में शीतला माता का वास है, और वहां पर झाड़ भी है, झाड़ पेड़ का जो पर्यायवाची होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक झरना है, पाताल पानी एक झरना है जिसमें शीतला माता का वास है, और वहां पर झाड़ भी लगे हुए हैं। ऐसे याद कर लिया हमने। अब दूसरा जो चौथा जो जलप्रपात है वो चूलिया भैसरोड़गढ़ कोटा राजस्थान में है। ये हमको इतना याद नहीं रखना, पर इतना याद रखना है कि ये चंबल नदी पर है, ठीक है। अब विशेष तथ्य देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समय ज्यादा लग जाएगा हमको। हालांकि मैं चीजें बहुत ज्यादा कवर कर रही हूँ तो समय तो लगेगा ही। अब चंबल नदी अवनालिका अपर्दन अथवा बीहड़ रिवाइन लैंड का निर्माण करती है, ठीक है। सबसे कौन सी नदी जो है वो रिवाइन लैंड का निर्माण करती है, चंबल नदी करती है। सबसे ज्यादा बीहड़ प्रभावित क्षेत्र कौन से होंगे, यही होंगे हमारे श्योपुर, मुरैना और भिंड, क्योंकि यहीं से नदी निकल रही है। चंबल नदी पर चंबल घड़ियाल केंद्र मुरैना में स्थित है। ये जो मुरैना है यहाँ पर हमारा चंबल घड़ियाल केंद्र स्थित है। अब चंबल नदी में बहुत ज्यादा डॉल्फिन है, जो डॉल्फिन हम देखते हैं ना, चंबल नदी में बहुत डॉल्फिन मिलेगी, और यहाँ पर डॉल्फिन का संरक्षण किया जा रहा है। चंबल नदी में बटागुर, कटहवा, चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजाति का संरक्षण हो रहा है। जो चंबल नदी है ना हमारी, इसमें बटागुर, कटहवा और चित्रा इंडिका कछुओं की प्रजातियों का संरक्षण हो रहा है। इतना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ कहीं कभी अगर टफ क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है कि ये जो प्रजातियां हैं कछुओं की, इनका जो संरक्षण है वो कहाँ किया जा रहा है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, पहला तो उद्गम और मुहाना पूछ सकते हैं, दूसरा सहायक नदी पूछ सकते हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है हमारा प्री में कि वे पुराना नाम। तो चरमावती, चंबल से हमको याद रहेगा कि चरमावती है, बच्चा कंफ्यूज होता है कामधेनु में, ये कामधेनु किसका नाम है, तो कामधेनु नाम है हमारा, ये दिमाग में छापिए कि मैंने चंबल के आगे क्या लिखा था, कामधेनु लिखा था। ये आपको माइंड मैपिंग करना है तो आप वो चीज कभी नहीं भूलेंगे। मैंने क्या लिखा है, मैंने चंबल के आगे लिखा था कामधेनु। चरमावती तो मुझे याद रहेगा कि भैया चर्म से, खून से इस नदी का निर्माण हुआ था, लेकिन कामधेनु भी इसी नदी का नाम है, ठीक है। अब बनास नदी जो है, जो कि इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और सीप और चंबल ये रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण करते हैं। अब क्या होता है, हमारी जो बनास नदी है वो राजस्थान से आती है, सीप नदी आती है श्योपुर से, चंबल नदी जाती है, और यहाँ पर हमारा रामेश्वर त्रिवेणी संगम का निर्माण राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में नहीं है, राजस्थान में होता है। और चंबल घाटी में रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रेवाइन थॉर्न फॉरेस्ट।
अब डॉल्फिन मछली को चंबल का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। सामान्य सी बात है, अगर हमको ये पूछ लिया जाए कभी, मान लो मैं ये चीज नहीं भी पढ़ाती कि भैया डॉल्फिन मछली को किस नदी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो नॉर्मल सी बात है, हम चंबल लगाए आते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें हैं कि जो जानापाव पहाड़ी है, हमने कितनी सारी नदियां पढ़ ली जानापाव से। पहली चंबल पढ़ ली हमने। हम इससे 7.5 नदियों का उद्गम होता है। 7.5, एक मिनट रुकिए, 7.5, 7.5 लिखना है मुझे। 7.5 नदियों का उद्गम होता है। पहली है चंबल, दूसरी है नखेरी, तीसरी है कारम, चौथी है चोरल, पांचवी है गंभीर, छठी है अजनार, और जो सातवीं है वो धामनी। धामनी नदी भी है, मैंने खुद ये चीज देखी है वहां जाकर। सातों नदियों के नाम वहां लिखे हैं, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। धामनी आप लिख लीजिए। धामनी, हालांकि ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि 7.5 नदियों का उद्गम होता है, पर कभी जैसे नहीं बनता प्रश्न कि भैया 3-4 आपको चीजें दे दी और फिर उससे से पूछ ले कि कौन सा फैक्ट गलत है, उसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। तो 7.5 नदियों का, और उमरा शुमरा को आधी माना जाता है। उमरा शुमरा को क्या माना जाता है कि आधी नदियां हैं ये। तो 7 और आधी, 7.5 नदियों का उद्गम हमने देख लिया। अब इसके अलावा मैं फैक्ट बताऊं आपको, तो चंबल वैली प्रोजेक्ट, चंबल वैली प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 1954 में हुआ। 1954 में स्टार्ट हुआ, और मध्य प्रदेश और राजस्थान का 50-50% इसमें पावर जनरेशन में हाथ है। बेनिफिट कौन से स्टेट होंगे? जहां से चंबल निकल रही है। ठीक, बेनिफिट जो डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, वो जहां से हमारी चंबल नदी निकल रही है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट नदी पे चलते हैं। चलिए, तो हमारी नेक्स्ट नदी है बेतवा। हालांकि हमको पहले सिंध नदी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा ये जो एमपी है, यहाँ पर हमने चंबल पढ़ ली है। अब हमको पढ़नी चाहिए थी सिंध, लेकिन हम पढ़ रहे हैं बेतवा, क्योंकि ऐसे करके यहाँ से भी नहीं, कि बेतवा हमारी निकलती है ऐसे करके, यहाँ से निकल के ये ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी बेतवा को। तो बेतवा का जो है हमारा उद्गम, वो होता है हमारे रायसेन के कुमरा गांव, गोहरगंज के समीप से। हमीरपुर में, जो हमारी चंबल है वो इटावा में मिली थी। बेतवा हमीरपुर जिले में यमुना में मिल रही है। 590 हम पहले ही याद कर चुके हैं, कितनी लंबाई है इनकी, हमको याद करने की जरूरत नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, बेतवा नदी की सहायक नदियां। तो बीना, धसान, जामनी। तो जाम के बिना, जाम, जो जाम नहीं होता, जाम के बिना शान ही नहीं है। जाम बिना तो शान ही कहाँ है? जो लोग शराबी होते हैं उनको जाम के बिना कहीं भी शान नहीं दिखती। जाम के बिना शान, हालांकि मैंने तो ट्रिक के लिए बनाया है कि जाम के बिना शान ही नहीं है। अगर बेतवा नदी घूमने गए हो और जाम नहीं है, तो जाम के बिना शान कैसे होगी? तो क्या याद कर लिया हमने? जामनी, बीना, धसान। ठीक है, अब आप कभी नहीं भूलोगे ये। अब मैं नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ परियोजनाओं पर। अब थोड़ा जल्दी करते हैं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा जा रहा है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना टाइम स्पेन रील देख देख के बच्चों का ऐसा दिमाग हो चुका है, कितना उनकी जो माइंड है झेल नहीं पाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट है हमारी बेतवा की प्रमुख सहायक नदियां। सम्राट अशोक परियोजना, जो कि विदिशा में है। हलाली परियोजना भी इसको कहा जाता है। राजघाट परियोजना और माता टीला परियोजना दोनों है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में है। परीक्षा परियोजना अच्छा है तो बेतवा नदी पर, लेकिन ये केवल उत्तर प्रदेश की है। अब मैं थोड़ा ट्रिक से आपको याद करवा देती हूँ। अब आपने कभी इतिहास पढ़ा हो मध्य प्रदेश का, तो जो सम्राट अशोक है, इन्होंने विदिशा की, जो महानगर की जो वैश्य थे वो महादेवी, उनसे शादी की थी। तो ऐसे याद कर लो कि सम्राट अशोक परियोजना जो कहाँ होगी, वो विदिशा में होगी। ठीक है, राजघाट परियोजना और माता टीला। रानी लक्ष्मीबाई क्या थी? रानी लक्ष्मीबाई हमारे लिए माता के समान थी, और वो राज करती थी। ठीक है, क्या था कि रानी लक्ष्मीबाई राज करती थी, और वो थी हमारे लिए माता के समान। तो माता टीला और रानी लक्ष्मीबाई और राजघाट परियोजना सब बेतवा पर है। चलिए, अब विशेष तथ्य हम देख लेते हैं। तो बेतवा की सहायक नदी बीना नदी के किनारे आगासोत गांव में बीना तेल रिफाइनरी स्थित है। कहाँ पर? सागर जिले में। बीना तेल रिफाइनरी एकमात्र रिफाइनरी है हमारे मध्य प्रदेश की,
जो कि सागर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। बीना नदी के किनारे सागर जिले में स्थित एरन नामक स्थान पर जो है सती प्रथा के साक्ष्य मिले थे। भानुगुप्त का एक सैनिक था, उसकी पत्नी ने सबसे पहले सती बनी थी वो, उनका साक्ष्य हमको मिलता है एरन नामक स्थान से। बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा या फिर मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के आधार पर कहा जाता है। बेतवा का जो आइलैंड है वो देवगढ़ के किले उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। ये उत्तर प्रदेश में जाती है क्योंकि भालकुंड जलप्रपात या राहतगढ़ जलप्रपात बीना नदी पर सागर जिले में स्थित है। ठीक है, अब हम एक इसका जलप्रपात भी याद करेंगे जिसका नाम है राहतगढ़ या फिर भालकुंड। ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। राहत देती है बेतवा हमको, ठीक है। भालकुंड, जब हम कुंड में नहाने जाते हैं तो हमको क्या मिलती है, राहत मिलती है। ठीक है, जब हमारा हाथ तवे में जल गया तो हम कुंड में नहाने गए और हमको राहत मिली। ऐसे याद करो कि जब हम तवे में हमारा हाथ जल गया तो हमने कुंड में जब हम नहाने गए तो हमको राहत मिली। अब ओरछा में बेतवा नदी को सतधारा के नाम से जाना जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि मध्य प्रदेश की एक धारा को ओमकारेश्वर में कावेरी कहा जाता है, वैसे ही ओरछा में जो बेतवा नदी है उसको सतधारा कहा जाता है। चलिए, कुमरा रायसेन से निकली, भोजपुर, सांची, ज्यादातर जो बड़े बड़े मतलब प्रसिद्ध जो स्थल है वो इस नदी के किनारे हैं। तो भोजपुर रायसेन में, सांची रायसेन में, विदिशा है, ये सम्राट अशोक सागर परियोजना विदिशा में हो गई हमारी। हम चले चंदेरी, चंदेरी की साड़ियाँ देखी हमने, बीना नदी आके मिली। भालकुंड जलप्रपात हमने बीना नदी पर देख लिया। ठीक है, भालकुंड जलप्रपात हमने बीना नदी पर देख लिया। अब हम राजघाट परियोजना गए और माता टीला परियोजना हमने देखी। परीछा बांध जो कि यूपी में है। जामनी नदी आकर मिली यूपी में, जब हम हमारी नदी चली गई। धसान नदी आके मिली और ये हमारा हमीरपुर आ गया। हम मिल गए यमुना से, हमारा काम खत्म हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, उनके उद्गम स्थल हम देखेंगे, लेकिन अभी नहीं देखेंगे। ये चीज आपको पढ़नी है पूरा पार्ट पढ़ने के बाद सिनॉप्सिस के तौर पर। फिर आपको पूरा जो पार्ट है ये नहीं पढ़ना होता, फिर आपको ऐसे सिनॉप्सिस ही पढ़ने होते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट हमारी नदी है सिंध नदी। तो सिंध नदी में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, सिंध नदी में पढ़ने जा रहे हैं कि भैया इसका उद्गम हुआ है लटेरी तहसील सिरोंज के समीप विदिशा से। सिंध नदी को हमने एक दिशा दे दी। कैसी दिशा दे दी, ऐसी दिशा दे दी कि वो यहाँ से निकल गई है और यहाँ से यूपी में मिल गई है। जालोन नदी, सॉरी, जो सिंध नदी है इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है, यमुना नदी जालोन में। याद करिए जल्दी मेरे साथ, चंबल का इटावा, दूसरा हमने पढ़ा बेतवा हमीरपुर, तीसरा हमने पढ़ा सिंध का जालौन। लंबाई कितनी है, 470। एक बार बोल लीजिए, काम खत्म। अब सहायक नदी यार बहुत बड़ा मतलब बहुत टफ टास्क है, तो कैसे याद करें, तो ट्रिक बना लीजिए इसके लिए। क्या ट्रिक बनाएंगे हम कि भैया सिंध है कुआरा, तो एक कुंवारी लड़की है जिसका नाम क्या है, हमारी महुआ, 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 महुआ कुंवारी बैठी है। किसके लिए बैठी है, सिंध के लिए। तो महुआ पाउच और कुंवारी किसकी सहायक नदियां हो गई, सिंध की सहायक नदियां हो गई। ठीक है, अब जो सिंध नदी है ना, यहाँ पर शकर मछली दिखी है। अब शकर मछली क्या होती है, शकर मछली एक दक्षिण अमेरिका की मतलब एक प्रजाति है जो कि दक्षिण अमेरिका में ही पाई जाती है, लेकिन शकर मछली हमको हमारे सिंध नदी में देखने को मिली, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, तो हमको याद रख लेना चाहिए। अब इसकी परियोजनाएं कैसे याद करेंगे कि भैया गोपी कृष्ण का जब प्रेम मिलता है तो वो 54 गुना हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो सिंध की सहायक नदी है चौपन नदी, उस पर हमारी गोपी कृष्ण बांध बना हुआ है जो कि गुना में है। ठीक है, दूसरी सिंध नदी पर ही शिवपुरी में मोहिनी सागर या मणिखेड़ा बांध बना हुआ है। सिंध की शादी होगी, अब सिंध के लिए कुंवारी कौन बैठी है, महुआ बैठी है, लेकिन सिंध की शादी जब होगी ना तो उसका जो मुकुट होगा उस पर क्या मतलब रचेगा, उस पे हमारे जो है मणि लगाएंगे हम। तो मोहिनी सागर या मणिखेड़ा बांध शिवपुरी में है। सिंध नदी के किनारे रतनगढ़ या सनकुआ का मेला दतिया में लगता है। हम पढ़ चुके हैं, पढ़ेंगे मतलब आगे चलकर। रतनगढ़ और जो सनकुआ का मेला है दतिया में लगता है, लेकिन वो सिंध नदी के किनारे लगता है। सिंध नदी गुना और अशोकनगर जिले के मध्य सीमा बनाती है। ठीक है, तो ये हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो गुना और अशोकनगर के मध्य सीमा बनाती है, तो वो हमारी सिंध नदी है। ठीक है, चलिए अब हम अगली नदी चलते हैं, केन नदी, जिसको 2017 में सबसे सुंदर नदी पर्यटन विभाग के द्वारा सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया था, 2017
2017 में। ठीक है, चलिए एक फैक्ट मुझसे छूट गया है सिंध नदी का, वो ये है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल, मतलब सड़क बनी हुई है, मतलब पुल पर सड़क जो बनी हुई है वो कौन सी नदी पर है, तो सिंध नदी शिवपुरी में बना हुआ है। लिख लीजिए आप ये फैक्ट, मैं बोल रही हूँ कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा सड़क पुल सिंध नदी शिवपुरी में बना हुआ है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। केन नदी, तो केन नदी का जो उद्गम है, केन नदी का जो उद्गम है वो हमारे कैमूर पहाड़ी कटनी जिले से होता है। मतलब जो केन नदी है ना हमारी, उसका जो उद्गम है वो हमारी कटनी से होता है। क केन नदी है, कैमूर पहाड़ी है और कटनी जिला है। ठीक है, क 3 के से याद कर लो, केन नदी, कटनी, कैमूर पहाड़ी, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा आ गया बांधा। तो केन, केन आपने कभी देखी है लाइफ में जिसमें दूध रखा जाता है, उसको केन बोलते हैं। तो ये केन है हमारी, इसको हमने क्या कर दिया, बांध दिया, तभी तो ये रुकेगी ना। तो इसका जो माउथ है वो कहाँ है, बांदा जिला उत्तर प्रदेश का, यमुना में। ठीक है, हमने क्या कर दिया, केन को बांध दिया, तो बांधा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट, 427 की लेंथ है। अब आगे हम बढ़ते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में 292 किलोमीटर है। कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ हाँ, मेंस की पर्सपेक्टिव से आपको लंबाई का एक पॉइंट अगर लिखना है तो आप याद रखिए, बिल्कुल याद रखिए। प्री में इतना तो नहीं पूछेंगे डीप में जाकर इसकी लंबाई के बारे में, लेकिन मेंस के लिए जरूरी है। ठीक है, चलिए अब सहायक नदी हम ट्रिक से याद करेंगे कि भैया क्या हुआ, श्याम ने, श्याम जो कि क्या है, सन है, किसका सन है, उर्मिला का सन है। ठीक है, श्याम जो कि सन है, किसका सन है, उर्मिला का, चंद्र के समान जिसका चेहरा है, क्या है, चंद्र के समान जिसका चेहरा है, उसने सोना गुदाया। गुदा, गोदना समझते हो आप, चीजें जो गोदी जाती है ना, महिलाएं गोदती हैं, वो तो क्या हुआ, श्याम, आप मेरे साथ ये ट्रिक बोलिए, श्याम है जो कि सन है, सन मतलब पुत्र है, किसका सन है, उर्मिला का सन है, वो चंद्र के समान उसका मुंह है, उसने सोना गुदवाया, क्या करा, सोना गुदवाया। श्याम ने जो कि सन है उर्मिला का, चंद्र के समान मुख हो है, उसने सोना गुदवाया। ठीक है, अच्छे से याद हो गया। अब पढ़ लेते हैं, श्याम मतलब श्यामरी, सन मतलब मिहर सन या मिड़ा सन, उर्मिला मतलब उर्मिल, चंद्र के समान मुख मतलब चंद्रावल, सोना मतलब सोनार नदी, गुदे, गोदना मतलब गुदेन नदी। ये सारी केन की सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको मैप के थ्रू इसका जो ट्रेवलिंग पाथ है वो बता देती हूँ। ये है रीठी तहसील कटनी, ये है आहिर गांव। अब हम चलते हैं, हमारी सहायक नदी चली, सबसे पहले आके मिली गुदेन नदी, फिर सोनार नदी, क्योंकि सोना गुदवाया था ना, मी सन मिली, फिर चलिए तो मैं आपको बता देती हूँ केन नदी का ट्रेवलिंग पाथ। तो ये रही हमारी आहिर गांव रीठी तहसील कटनी, यहाँ से हमारी नदी निकलती है, गुदेन नदी आके मिलती है, फिर सोनार नदी मिलती है, फिर मिरासन नदी मिलती है, फिर श्यामरी नदी मिलती है, फिर हमारी नदी चली, फिर हमने गंगेय बांध देखा, सॉरी मैंने आपको पहले पढ़ाया नहीं, पहले पाथ बनाने लग गई। पन्ना टाइगर रिजर्व देखा, ये चीज हम पढ़ेंगे आगे चल के। तो पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर होगा, पन्ना में होगा, सीधी सी बात है ना भैया। आगे चलो, केन घड़ियाल केंद्र, रनेह जलप्रपात बनेगा, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सारी चीजें। उर्मिल नदी बनी मिली हमारी, चंद्रावल नदी, और ये चिल्ला घाट बांदा उत्तर प्रदेश आ गया, हमारी नदी का माउथ आ चुका है। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रमुख परियोजनाएं। तो गंगू तेली, रनगुआ और उर्मिला। अब मैंने आपको उर्मिल तो याद करा दिया है कि उर्मिल इसकी सहायक नदी है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी कि उर्मिल परियोजना कौन सी नदी पर है। तो उर्मिल परियोजना जो है वो हमारे छतरपुर में है, क्योंकि उर्मिला को छतरी लगाना पड़ता है जब बारिश होती है, तो उर्मिला ने छतरी लगाई, तो केन नदी पर उर्मिला है। याद हो गया आपको अच्छे से, ठीक है, ये याद हो चुका है मतलब। दूसरी नदी हम पढ़ रहे हैं रनगुआ, और तीसरी हम मतलब परियोजना पढ़ रहे हैं हम गंगेय परियोजना। तो गंगू तेली हम पढ़ रहे हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो गंगेय परियोजना जो है वो भी छतरपुर में और पन्ना में है, और रनगुआ जो है वो भी छतरपुर में है। ठीक है, अब इसकी मैं क्या ट्रिक बनाऊं, मैंने गंगू तेली तो बना दी,
अब रणगुआ की मैं बना लेती हूँ कि उर्मिला रनिंग कर रही है लेकिन छतरी लगाकर कर रही है, क्योंकि गंगू तेली दिख गया है। ऐसे याद कर लो, ठीक है। उर्मिला क्या कर रही है? उर्मिला रनिंग कर रही है। उर्मिला ने क्या करी? रनिंग करी, छतरी लगाकर करी, क्योंकि उसको गंगू तेली दिख गया, ठीक है। वो हम एक कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो गंगे उसे याद हो जाएगा हमको। अब कुछ एक जलप्रपात है, तो गाथा और पांडव जलप्रपात जो है पन्ना जिले में। एक चीज आपको कंफ्यूज कर सकती है कि पांडव गुफा, तो पांडव की जो गुफा है ना वो हमारी पंचमढ़ी में है, लेकिन पांडव नामक जलप्रपात पन्ना में है। हम गाथा गाते हैं पांडवों की, तो वो क्या होती है? हमारे पन्ना से भी ज्यादा महंगी होती है हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वो हमारा संचित धन है, वो हमारी संचित संस्कृति है। तो गाथा जब हम पांडवों की गाते हैं तो पन्ने से भी ज्यादा महंगी है। रने है जलप्रपात हम पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा हमने ना, अच्छा सॉरी सॉरी, रने नहीं पढ़ाया मैंने आपको। रने है जलप्रपात छतरपुर जिले में स्थित है। रने है जो जलप्रपात है ना वो छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, विशेष तथ्य देख लेते हैं इसके बारे में हम लोग कि केन नदी का पुराना नाम शुक्तिमती या दीर्घावती है। क्या है? शुक्तिमती और दीर्घावती है। कैसे याद करें? ये हमारी केन है, ठीक है, ये हमारी केन है। इसमें दीर्घ और शुक्ति, शुक्तिमती और दीर्घावती कैसे याद करवाऊं? क्या ट्रिक लगाऊं? चलिए इसकी ट्रिक आप खुद बनाइएगा, मेरे दिमाग में कोई सी भी ट्रिक इसके लिए नहीं आ रही है। तो शुक्तिमती और दीर्घावती इसका पुराना नाम है केन का। केन नदी पर केन घड़ियाल केंद्र है जो कि पन्ना छतरपुर सीमा पर स्थित है। दूसरा घड़ियाल केंद्र पढ़ रहे हैं, 3 घड़ियाल केंद्र है हमारे मध्य प्रदेश में। पहला हमने पढ़ा था चंबल में जो कि मुरैना में था, दूसरा हमने केन घड़ियाल केंद्र पन्ना और छतरपुर में पढ़ा, तीसरा मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊंगी। मध्य प्रदेश की पहली नदी लिंक परियोजना भी केन बेतवा थी 2005। इस पे 7 मार्कर बन सकता है, मैं इसमें बहुत अच्छे से बन सकता है, वो आगे चल के है इस बुक में, तो मैं उसमें बताऊंगी आपको अच्छे से। ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ कि 2017 में सबसे सुंदर नदी का दर्जा दिया गया था। तो नेक्स्ट हमारी नदी है तमसा नदी है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम जुलेरी गांव सतना जिले से होता है। तो आगे हम चल रहे हैं, इसकी मुहाना हम पढ़ते हैं। ये भी उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, लेकिन सोन नदी और ये जो है टोंस या तमसा नदी, ये दोनों हमारी गंगा में जाकर मिलती है। सहायक नदी अब कैसे याद कराऊं आपको? तो ट्रिक से याद कराती हूँ मैं कि भैया तमसा नदी, तमसा नदी जो है ये बेलन, भीड़, एक तो भीड़ याद करो आप, भीड़, बेलन और महान, ठीक है। भीड़ में जो महान लोग होते हैं वो अपना बेलन चलाते हैं, ऐसे याद कर लो कि तमसा नदी की जो सहायक नदी है वो कैसे याद करोगे कि भीड़ में जो लोग महान होते हैं वो अपना बेलन चलाते हैं। सीधी सी बात है कि भैया भीड़ में जो महान लोग होते हैं वो अपना बेलन चलाते हैं। तो भीड़ नदी, बेलन नदी और महाना नदी, ठीक है। अब परियोजना टोन्स परियोजना है जो कि रीवा जिले में है। टोन्स परियोजना कहाँ पर है? हमारे रीवा जिले में है। और इसकी जो हमारे कहते हैं प्रमुख जलप्रपात की अगर मैं बात करूं, प्रमुख जलप्रपात की, तो सारे जो है रीवा में स्थित है। पहली चीज तो ये याद कर लो आप कि एक महूगंज में, सॉरी अब महूगंज की जिला बन चुका है, पूर्वा जलप्रपात जो कि टोन्स नदी पर रीवा जिले में स्थित है। पहला जो है जलप्रपात वो पूर्वा जलप्रपात है जो कि टोन्स नदी पर स्थित है रीवा में। टोन्स नदी रीवा में स्थित है, ठीक है। दूसरा है पियावन, कौन सी नदी है? पियावन नदी या चचाई जलप्रपात, दूसरे नंबर का जलप्रपात है, छोट मतलब सबसे बड़े में दूसरे नंबर पर आता है ये। बीहड़ नदी पर रीवा जिले में स्थित है। केवटी जलप्रपात जो है वो महानदी पर रीवा जिले में स्थित है। जो जलप्रपात है वो बहुती जलप्रपात जो कि सबसे ऊंचा 198 मीटर का है, वो महूगंज जिले में। अब मैं आपको ट्रिक से याद करा देती हूँ कि पूर्वा और रीवा बहुत अच्छी दोस्त हैं। पूर्वा और रीवा क्या है? दोनों बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन हो क्या गया है इनके बीच में? टोन्स, मतलब एक टोन्स हो गया, मतलब बिछड़ गए, ये सीधी सी ऐसे याद कर लो कि इनके बीच में टॉस टॉस हुआ तो जो रीवा है वो हार गई, तो ये दोनों बिछड़ गए, ऐसे याद कर लो।
पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में है और टोंस नदी पर है। ठीक है। पिया वन, पिया वन में क्या आ गई है, भीड़ हो गई है। पिया वन में क्या हो गई है, भीड़ हो गई है। तो रीवा चिल्लाई, क्या हुई, पिया वन में भीड़ हो गई है तो रीवा चिल्लाई। तो पिया वन या चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी रीवा में है। क्यूटी, हाँ इसको क्यूटी जलप्रपात भी बोलते हैं। अब इसमें क्यूटी लिखा है लेकिन वो क्यूटी भी बोल सकते हैं। तो रीवा कैसी है, क्यूट सी है और वो महान भी है। रीवा क्यूट भी है लेकिन वो महान भी है। बहुत ही जलप्रपात, बहुत ही सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, बहुत ही चीजें सेल हो रही है। मऊगंज जिले, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि मऊगंज नया नया जिला बना था। तो मऊगंज सेलर नदी बहुत ही जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा है, 198 मीटर का, ये चीज हम बढ़ चुके हैं। अब मैं आपको इसका पाथ बता देती हूँ। तो सबसे पहले हाँ, ये जो हमारी नदी है वो जुलेरी गांव सतना से निकली, तो बीहड़ नदी इसमें आकर मिली। ठीक है। फिर महान नदी आकर मिली और फिर हमारी जो कहते हैं बेलन नदी आके मिली। जो सेलर नदी है ना वो बेलन नदी की सहायक नदी है, वो आके मिली और ये सब जाकर गंगा नदी में मिल गई है। अब जो नदियां हैं उनके अन्य नाम याद कर लेते हैं। बेतला का मैंने बेत्रवती आपको याद करा दिया था, ब से। चंबल का चरमावती याद करा दिया था। मैंने आपको कामधेनु भी याद करा था, लेकिन इसका नाम नित्यवाही भी, क्या नाम है, अन्य नाम नित्यवाही भी इसका नाम है। नर्मदा का नाम है शिवपुत्री या रेवा। तमसा का टोंस या तमस, ये तो याद रहेगा, इजी चीज है। केन नदी का जो नाम है वो कर्णवती शुक्तिमती, ये मैंने आपको कहा था कि आप खुद ट्रिक बना के याद करिएगा। शिप्रा नदी जिसको मालवा की गंगा कहा जाता है वो शिव की बहन है। शिव की बेटी तो नर्मदा है लेकिन शिव की बहन किसको कहा जाता है, क्षिप्रा को कहा जाता है। सोन को कहा जाता है नंद, क्या कहा जाता है, नंद। सोन एक नद है, उसको नंद कहा जाता है, उसका अन्य नाम क्या है, नंद है। ठीक है। अब जो है लंबाई 13 बार याद कर चुके थे हमने, 9 नहीं 6 5 याद कर चुके थे, 7 8 जीरो भी याद कर चुके थे, 724 भी याद कर चुके थे, 590 भी याद कर थे। अगर आप करना चाहें तो इनकी जो लंबाई है वो याद कर सकते हैं। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, मेरा थोड़ा सा काम मैं कर देती हूँ। आपको याद करना या नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हालांकि इतने नीचे पूछेगा नहीं वो। माही नदी 583, वेनगंगा 569, सिंध नदी 470, केन नदी 427। अब मुहाना, अब हर नदी का मुहाना पढ़ते जा रहे हैं, ये सिनोप्सिस के लिए बेस्ट रहेगा, आप इसको एक बार पढ़ सकते हैं।